गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो आप देख रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक का सेकेंड लेक्चर। फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था आवेश के बारे में। किसके बारे में? आवेश के बारे में डिस्कस किया था कि आवेश क्या होता है और इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। आवेश कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक धन आवेश, एक ऋण आवेश होते हैं, ठीक है। और किसी भी चालक पदार्थ को हम लोग कैसे आवेशित कर सकते हैं, ये सब हम लोगों ने डिस्कस किया था, आवेशन के प्रकार, ठीक है। तो आज हम लोग लेक्चर नंबर 2 में क्या डिस्कस करेंगे उसको समझते हैं। तो आज इलेक्ट्रोस्टैटिक के लेक्चर नंबर 2 में हम लोग डिस्कस करेंगे, फर्स्ट जो हेडिंग रहेगी दैट विल बी कूलॉम्स लॉ, यानी कूलाम का नियम। सेकेंड जो हेडिंग रहेगी वो क्या रहेगा, कूलाम के नियम की लिमिटेशन, कि कूलाम का नियम कहाँ एप्लीकेबल है, कहाँ एप्लीकेबल नहीं है, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। सेकंड, कूलाम के नियम का सदुस्वरूप जो कि इम्पॉर्टेंट है, ये आपका क्या है, ये इम्पॉर्टेंट है। और आपका कूलाम का नियम क्या है, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू और नीट पॉइंट ऑफ व्यू दोनों से क्या है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे परावैद्युतांक, कि डायइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, क्या नहीं होता है, इसका इफेक्ट क्या होता है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर लास्ट आज हम लोग हेडिंग लेंगे, वो रहेगा अध्यारोपण का सिद्धांत। तो ये 5 हेडिंग आज हम लोग कवर करेंगे और कोशिश करेंगे अगर न्यूमेरिकल्स कुछ लगा सके तो न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। अदरवाइज न्यूमेरिकल्स जो भी मैं फॉर्मूला लास्ट लेक्चर में मैंने दिया है Q = NE, और आज हमें एक कूलाम के नियम पर एक फॉर्मूला हमको मिलेगा, उस पर हम लोग जो क्वेश्चंस हैं डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। क्लियर है? तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो आप देख रहे हैं आपका अपना प्यारा चैनल फिजिक्स एंड मैथ लवर बाय अमित भारद्वाज, ठीक है। चलिए तो फर्स्ट हेडिंग है कूलम्स का नियम। तो राइट ऑन द हेडिंग कूलम्स लॉ, राइट ऑन द हेडिंग कूलम्स लॉ, ठीक है। तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में किसके बारे में पढ़ा था, आवेश के बारे में पढ़ा था। किसके बारे में पढ़ा था, आवेश, जिसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, क्यू से डिनोट करते हैं। और ये 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव और एक होता है निगेटिव। इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। तो 2 आवेश होते हैं, अगर उनको पास में लाया जाए 2 आवेश अगर हैं उनको पास में लाया जाए तो उनके बीच में इंट्रैक्शन होता है, जो कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने बताया था। इंट्रैक्शन मीन्स इनके बीच में क्या होगा, एक इंट्रैक्शन होगा। इंट्रैक्शन भी 2 प्रकार से हो जाएगा, एक तो होगा आकर्षण और एक होगा प्रतिकर्षण। 2 टाइप के इंट्रैक्शन हो गए, एक तो होगा आकर्षण और क्या होगा, प्रतिकर्षण। यानी दोनों आवेश एक दूसरे को या तो आकर्षित करेंगे या तो प्रतिकर्षित करेंगे। आकर्षण कब होगा, अट्रैक्शन कब होगा, उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स कब लगेगा, जब जो आपका चार्ज है लाइक चार्ज होंगे। क्या होंगे, लाइक चार्ज। दैट मीन्स लाइक चार्ज पॉजिटिव, सॉरी आकर्षण है ना, तो अनलाइक चार्ज। अनलाइक चार्ज मतलब एक प्लस और एक माइनस। आकर्षण वो अट्रैक्ट करेंगे जब एक प्लस होगा, दूसरा क्या होगा, माइनस होगा, दैट मीन्स अनलाइक चार्ज हो गया। प्रतिकर्षण कब होगा, रिपेल कब करेंगे एक दूसरे को रिपेल तब करेंगे जब लाइक चार्ज होंगे। क्या होंगे, लाइक चार्ज होंगे। दैट मीन्स दोनों चार्ज सेम होंगे, यानी प्लस प्लस या फिर माइनस माइनस, दोनों पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव हो। तो 2 चार्ज को, अगर 2 चार्ज हैं या फिर कई चार्ज हैं तो अगर उनको हम नज़दीक लेकर आ रहे हैं तो उनके बीच में इंट्रैक्शन होता है। वो इंट्रैक्शन कितने टाइप हो सकते हैं, या तो वो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे या एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। आकर्षित तब करते हैं जब 2 अनलाइक चार्ज को हम पास में लेके आते हैं। जब 2 अनलाइक चार्ज को हम पास में लेके आते हैं तो वो एक दूसरे क्या करते हैं,
अट्रैक्ट करते हैं। और रिपेल कब करते हैं? जब लाइक चार्ज, दो लाइक चार्जों को यानी प्लस प्लस या माइनस माइनस को हम पास में लेके आएंगे तो वो एक दूसरे को करेंगे एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ठीक है, तो कूलाम का नियम क्या है? इन्हीं पर ही है। इनके बीच में जो आकर्षण बल और प्रतिकर्षण बल है उसका कैलकुलेशन या उस पे जो नियम है वो जो दिया गया उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कूलॉम्स लॉ बोलते हैं। क्लियर है? इतना समझ में आया? तो अब हम लोग पढ़ेंगे क्या लॉ कूलॉम जी ने दिया। ठीक है तो कूलॉम जी क्या कहते हैं? कूलॉम जी कहते हैं कि अगर यदि दो स्थिर आवेश, एक Q1 और एक Q2 को अगर हम स्मॉल r दूरी या स्मॉल r नहीं, हाँ स्मॉल r दूरी पर रख दें, क्या लिख रहा है? दो आवेशों को स्मॉल r दूरी पर लाकर रख दें, ठीक है, दो बिंदु आवेश, तो इनके बीच कार्य करने वाला जो इंट्रैक्शन है, इंट्रैक्शन मतलब आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल जो है वो क्या होगा? F वो क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा Q1 Q2 के। किसके? Q1 व Q2 के। कहने का मतलब क्या है कि इनके बीच अकॉर्डिंग टू द कूलम्स लॉ, कूलम के नियम के अनुसार दो स्थिर आवेशों के बीच, आवेश क्या होंगे? स्थिर होंगे। दो स्थिर आवेशों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल, क्या चीज़? आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। दैट मीन्स अगर आवेशों की मात्रा जितनी ज़्यादा होगी उनके बीच जो बल होगा उतना ही ज़्यादा होगा। क्लियर है? अगर आवेश की मात्रा कम है तो बल क्या होगा? कम होगा। और आवेश की मात्रा क्या है? ज़्यादा है, तो उनके बीच कार्य करने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल उतना ही ज़्यादा होगा। क्लियर है? इतनी बात समझ में आई? चलो नेक्स्ट, उन्होंने क्या बोला? जो ये बल है ये डिपेंड करता है इनके बीच की दूरी पे। वो किस तरह डिपेंड करता है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। यानी इनके बीच का जो इंट्रैक्शन फोर्स है, इंट्रैक्शन है, वो इनके बीच की दूरी, इनके बीच की दूरी के वर्ग के, बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। इसका मतलब उल्टा रिलेशन, जो इनके बीच का इंट्रैक्शन है और बीच की दूरी है, उल्टा रिलेशन। दैट मीन्स अगर मैं बढ़ूंगा तो तुम घटोगे और तुम घटोगे तो मैं बढ़ूंगा। यानी अगर r बढ़ेगा तो f का मान घटेगा, और अगर r घटेगा तो f का मान बढ़ेगा, और अगर ये बढ़ेगा तो ये घटेगा। ठीक है? क्लियर है? यानी अगर दो आवेशों को पास लेके आए तो उनके बीच का जो इंट्रैक्शन है वो क्या हो जाएगा? इंक्रीज, यानी आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल है वो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और उन्हीं आवेशों को दूर कर दें तो क्या हो जाएगा? उनके बीच कार्य करने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल की वैल्यू क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। क्लियर है? अगर इन नियमों को हम कंबाइन करें, समीकरण फर्स्ट व सेकंड से, या फिर आप यहाँ पे नियम भी लिख सकते हैं और नियम फर्स्ट व सेकंड से, ठीक है, अगर इनको कंबाइन करें तो F विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। क्या हो जाएगा? F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। आपको पता ही है जब भी हम प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हैं तो यहाँ पे हम कोई ना कोई कांस्टेंट लगाते हैं। तो मैंने क्या लगा दिया? स्मॉल के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो एक हमें इंट्रैक्शन का फॉर्मूला मिल रहा है, यानी इसी को हम कूलॉम का नियम भी बोल सकते हैं। F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। क्लियर है? जहाँ के क्या है? जहाँ स्मॉल के, जहाँ के एक क्या है? समानुपातिक नियतांक है, समानुपातिक नियतांक है। के क्या है? समानुपातिक नियतांक है। और इसकी वैल्यू दी गई है, किसकी? के की वैल्यू दी गई है जो कि चेंज होती है। के इज इक्वल टू होता है 9.5
इंटू 10⁹ जो k की वैल्यू गिवन है वो कितनी है 9.0 10⁹ अगर इसकी यूनिट निकाले तो यहाँ से निकाल लो, f इधर गया है ना, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन Q1 Q2 का जो मात्रक है वो क्या कूलाम है, तो Q1 Q2 कितना जाएगा कूलाम स्क्वायर, यानी k इज इक्वल टू 9.0 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम। इतना समझ में आ गया? कुछ पूछना है? अगर हम बात करें k की कि क्या k की वैल्यू इतनी रहती है हमेशा? ऑलवेज नहीं। तो हमारा आंसर ये रहेगा कि k की वैल्यू हमेशा 9.0 10⁹ नहीं रहती है, माध्यम चेंज होते ही। अभी हम इसकी बात करें तो इनके बीच में क्या है, वायु है या फिर निर्वात है। अभी हम बात करें, जो अभी हम बात कर रहे हैं रिसेंटली, हम क्या बात कर रहे हैं कि इनके बीच में क्या है, एयर है या फिर वैक्यूम है। तो ये वैल्यू किसके लिए है, फॉर एयर वैक्यूम के लिए, ठीक है। और हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो k की वैल्यू है, k का मान आवेशों के बीच माध्यम पर माध्यम पे क्या करता है, निर्भर करता है। जो k का मान है आवेशों के बीच, यानी आवेश किस मीडियम में रखे हुए हैं, किस मीडियम में नहीं रखे हुए हैं, उस पर क्या करता है, निर्भर करता है, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया। अब हम बात करें कि सुविधा के लिए जो k की वैल्यू है निर्वात के लिए, है ना, 1/4πε0 क्या दिया हुआ है, k की वैल्यू 1/4πε0, और इसको कैलकुलेट करोगे तो 9.0 10⁹ के बराबर ही आएगी, ठीक है। तो k इज इक्वल टू 1/4πε0, जहाँ ε0 क्या है, ε0 निर्वात की वैद्युतशीलता है। जहाँ ε0 की बात करें तो ε0 क्या है, निर्वात की वैद्युतशीलता है, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम है, ठीक है, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम है, ठीक है, निर्वात की वैद्युतशीलता है। अगर हमसे कोई पूछे कि ε0 की वैल्यू क्या होती है, तो हम कहेंगे ε0 की वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12, 8.85 इंटू 10⁻⁻12 होती है। और इसकी अगर यूनिट लिखें तो यहाँ से आप लिख सकते हो यूनिट, अगर हम फॉर्मूला लिख लें यहाँ पे, अगर इसके की वैल्यू यहाँ रख दो फोर्स में, तो फॉर्मूला की देखिएगा हमको 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r²। तो हमें फॉर्मूला कुछ इस टाइप से दिखेगा। आफ्टर पुटिंग द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू रखने के बाद हमें यही फॉर्मूला f इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r² दिख रहा है, ठीक है। यहाँ से ε0 की अगर वीमा निकाले, सॉरी मात्रक निकाले, तो क्या हो जाएगा, इसको इधर भेज दें, इसको इधर भेज दें, तो क्या हो जाएगा कूलाम स्क्वायर, फोर्स नीचे आ गया, न्यूटन मीटर स्क्वायर। क्लियर है? कुछ पूछना है? और इसी को हम और लिखना चाहें तो f इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4πε0 Q1, इस फॉर्म में लिखना चाहो 9 इंटू 10⁹ Q1 Q2 अपॉन r²। कोई मतलब नहीं बनता है, लेकिन फिर भी मैंने लिख दिया है। बताइए, ये है क्या है, कूलाम का नियम। तो आई होप आप लोगों को कूलाम का नियम समझ में आएगा। मैं रिपीट कर दे रहा हूँ कि कूलाम का नियम क्या कह रहा है। कूलाम का नियम कह रहा है कि अगर दो आवेशों को पास में लाकर रखें तो उनके बीच में जो इंट्रैक्शन फोर्स है, दैट मीन्स आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल है, वो किन पर डिपेंड करता है, वो आवेशों की मात्राओं के गुणनफल पर डिपेंड करता है। आवेशों की मात्राओं के गुणनफल, यानी जो बल है वो उन आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के, जो बीच की दूरी है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। दैट मीन्स f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। ठीक है, इनको कंबाइन करेंगे तो ये हमें मिलेगा। प्रोपोर्शनैलिटी हटाएंगे तो k लगाना पड़ेगा,
एफ इजकल टू के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर। इस के की वैल्यू क्या दी हुई है, इस के की वैल्यू दी हुई है 9.010 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। इस के का मान किस पे डिपेंड करता है, इस के का मान आवेशों के बीच के माध्यम पे क्या करता है, डिपेंड करता है। और के की वैल्यू सुविधा के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रखी गई है, जिसकी वैल्यू कितनी होती है, इतनी होती है। और एप्सिलॉन नॉट है क्या, निर्वात की वैद्युतशीलता है। एप्सिलॉन नॉट क्या है, निर्वात की वैद्युतशीलता है। तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है वो मैंने आपको लिख दिया है यहाँ पर। तो अगर ये वैल्यू इस फॉर्मूले में पुटअप कर दें तो हमें ये फॉर्मूला मिल रहा है एफ इजकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। क्लियर है, समझ में आया। एक चीज़ और कि ये जो बल है, ठीक है, जो वैद्युत बल है ये, जिसको हम लोग वैद्युत बल बोलेंगे, वैद्युत बल आपका जो आवेशों को मिलाने वाली लाइन है, आवेशों को मिलाने वाली लाइन है, उसी के अनुदिश कार्य करेगा। यानी अगर हम यहाँ बात करें तो F1 पर 2 के कारण F12 और 2 पर 1 के कारण दैट इज F21। यानी इस पर आवेश, इस आवेश पर Q2 जो फोर्स लगाएगा इधर लगाएगा, Q2 पर जो Q1 फोर्स लगाएगा वो इधर लगाएगा। ठीक है, दैट मीन्स मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि जो इंट्रैक्शन फोर्स होगा वो इनको मिलाने वाली जो लाइन है, इनको मिलाने वाली जो रेखा है उसी के अलोंग होगा। ठीक है, उसी के अनुदिश होगा। ठीक है, अलोंग टू द लाइन ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, क्लियर है। इनको कांटेक्ट करने वाली लाइन के अनुदिश। कभी ऐसा नहीं होगा ये इधर लग जाए या फिर इस साइड चला जाए फोर्स, ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होगा। जो वैद्युत बल होगा आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होगा। क्लियर है, कुछ पूछना है तो ये मैंने आप लोगों को कूलाम के नियम के बारे में बता दिया। अब बात आई कि सर आपने ये जो दिया है ये निर्वात के लिए दिया हुआ है, ये फॉर्मूला दिया हुआ है निर्वात के लिए दिया हुआ है। ठीक है, तो अगर इनके बीच में कुछ मीडियम रख दें तब क्या होगा, मैं इसको उठा दूं, कॉपी करना कर लो, हटा दे रहा हूं। ठीक है, तो ये क्या है, ये क्या है, निर्वात के लिए F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। यदि आवेशों के बीच, यदि आवेशों के बीच कैपिटल के परावैद्युतांक वाला, कैपिटल के परावैद्युतांक वाला कोई माध्यम हो, क्या हो, कोई माध्यम हो, या फिर कह सकते हो कि आवेश किसी के परावैद्युतांक वाले माध्यम में स्थित है, तो जो फोर्स होगा वो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन, F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला हो जाएगा। F क्या हो जाएगा तुम्हारा 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, जहाँ एप्सिलॉन क्या है, जहाँ एप्सिलॉन माध्यम की वैद्युतशीलता है, जहाँ एप्सिलॉन क्या है, माध्यम की वैद्युतशीलता है। तो निर्वात के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और माध्यम के लिए होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है। यहाँ पे इसको हम और बढ़ा सकते हैं लेकिन यहाँ पे स्टॉप कर रहे हैं। अभी जो परावैद्युतांक वाला जो हेडिंग है उसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल के लिए आप लोग इसको कॉपी कर लो और हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें और कोई पॉइंट बताने वाला नहीं, और कार्य करता है ये। ठीक है, ओके, कॉपी कर लें, लेट मी चेक। ठीक है, कुछ कटपिट नहीं रहा है, ओके, हटा दूँ।
चलिए अब लोग बात करते हैं लिमिटेशन ऑफ कूलम्ब्स लॉ। ठीक है, क्या क्या लिमिटेशन है, मतलब कि क्या रेस्ट्रिक्शंस है, कहाँ कूलम्ब्स लॉ लगेगा और कहाँ पर कूलम्ब का नियम नहीं लगेगा। ठीक है, तो फर्स्ट है जो आवेश है, आवेश क्या होना चाहिए, बिंदु आवेश होना चाहिए। आवेश चार्ज शुड बी पॉइंट चार्ज, जो आवेश है वो क्या होना चाहिए, पॉइंट चार्ज होना चाहिए। यानी पॉइंट चार्ज का मतलब क्या कि वो विस्तारित नहीं होने चाहिए, है ना। कि मान लो बोर्ड है, इस बोर्ड को मैं चार्ज दूं तो चार्ज क्या हो जाएगा, पूरे बोर्ड पे क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। या फिर कोई स्फीयर है, स्फीयर को मैं चार्ज दूं तो क्या हो जाएगा, वो पूरे स्फीयर पर डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ठीक है, कोई आपका समतल पृष्ठ है और समतल पृष्ठ को मैंने चार्ज दिया तो क्या हो गया, वो इस पर पृष्ठ हो गया। तो ये बिंदु आवेश नहीं है। बिंदु आवेश एक छोटा सा स्मॉल सा, और उसको हमने चार्ज दे रखा है, दैट इज अ बिंदु आवेश पर ना, बिल्कुल बहुत छोटा सा, बहुत स्मॉल सा, मतलब चार्ज डिस्ट्रीब्यूट ना हो, एक जगह पे इकट्ठा रहे, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, बिंदु आवेश कहेंगे। क्लियर है, कुछ पूछना है इसके अंदर। तो यहाँ पर जो कूलम्ब्स लॉ है वो वैलिड नहीं है। क्लियर है। सेकंड, थ्योरी में है भी कि स्थिर आवेश, स्थिर बिंदु आवेश, है ना। अब मैंने भी बोला स्थिर बिंदु आवेश, यानी जो आवेश होने चाहिए, आवेश स्थिर होने चाहिए, जो आवेश होने चाहिए वो दोनों क्या होना चाहिए, स्थिर होना चाहिए। अगर वो मूव कर रहे हैं, अगर वो मूव कर रहे हैं दोनों के दोनों, ठीक है, बोथ आर मूविंग, देन कूलम्ब्स लॉ नहीं लगना चाहिए। ऐसा बोला है बुक ने और काफ़ी अच्छे टीचरों ने। ठीक है, यहाँ तक जो इस टाइम जो बहुत फेमस टीचर हैं उन्होंने भी यही बोला है कि अगर दो चार्ज मूव कर रहे हैं तो उन पे कूलम्ब का नियम नहीं लगेगा। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग स्थिर आवेश ना बोलकर हम अगर ये बोलें कि अगर दो आवेशों का रिलेटिव मोशन क्या हो, शून्य हो, यानी रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो, शून्य हो, तो उस पर कूलम्ब का नियम लगेगा, अदरवाइज नहीं लगेगा। ठीक है, यानी अगर मैं बात कहूँ कि अगर ये वैसे तो बोलो सभी ने बोला है ना, कि इन पर कूलम्ब का नियम नहीं लगेगा अगर दोनों मूव कर रहे हैं, एक भी मूव कर रहे हैं, जो कि बताया है। अभी मैं बताता हूँ कि क्या बोला है जो हमारे फेमस टीचर हैं। अगर ये भी वेलोसिटी से, ये भी वेलोसिटी से, तो उनका कहना क्या है कि चाहे कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहे हो, चाहे एक्सेलरेटेड मोशन से मूव कर रहे हैं, उन पे कूलम्ब का नियम नहीं लगेगा अगर दोनों आवेश गति कर रहे हैं। तो मेरा कहना यह है कि अगर दोनों आवेश एक कांस्टेंट वेलोसिटी या फिर दोनों सेम वेलोसिटी और सेम एक्सेलरेशन से मूव कर रहे हैं, दैट मीन्स द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द बोथ चार्जेस इज जीरो। जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो क्या है, जीरो है, तो उन पे कूलम्ब का नियम लगेगा। इस पोजीशन में कूलम्ब का नियम लगेगा। लेकिन जो हमारे फेमस टीचर हैं, जो इस टाइम बहुत ही ज़्यादा फेमस है, वो कह रहे हैं कि अगर दोनों मूव कर रहे हैं तो उन पर कूलम्ब का नियम नहीं लगेगा। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि लगेगा। क्यों भाई, इनकी डिस्टेंस तो आर कांस्टेंट ही रहेगी। अगर दोनों वेवी वेलोसिटी जा रहे हैं तो इनकी डिस्टेंस तो चेंज होगी नहीं, आर मिल जाएगा हमें। Q1 Q2 चेंज होगा नहीं, Q1 Q2 चेंज होगा नहीं। वेलोसिटी से तो बहुत ज़्यादा वो इनके चार्ज पे तो असर आने नहीं वाला है कि इनके चार्ज पर वेलोसिटी की वजह से असर कोई आएगा। ठीक है, जो भी बाकी जो कॉन्सेप्ट है, रेडिएशन होगा, ये होगा, वो होगा, लेकिन इनका चार्ज की वैल्यू पे तो कोई प्रॉब्लम्स नहीं है ना। चार्ज की वैल्यू घटेगी या बढ़ेगी तो नहीं। तो वी कैन अप्लाई द लॉ ऑफ कूलम्ब्स लॉ अप्लाई कर सकता हूँ मैं। तो ये मुझे समझ में नहीं आया कि उन्होंने ऐसा क्यों बोला है। हाँ, स्थिर आवेश है तो स्थिर आवेश के स्थान पे मैं ये कह सकता हूँ कि स्थिर आवेश का मतलब कि उनकी रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो, जीरो हो। अगर फॉर एग्जांपल अगर लूँ मैं, तो इस टाइम वी आर मूविंग, अर्थ क्या कर रहा है, मूव कर रहा है ना। तो जब अर्थ मूव कर रहा है तो यहाँ पे मैं भी मूव कर रहा हूँ, चार्ज भी मूव कर रहा है।
तो अगर चार्ज मूव कर रहा है, दो चार्ज स्थिर चार्ज मूव कर रहे हैं, तो उन पे कूलाम का नियम नहीं लगना चाहिए, लेकिन लग रहा है। तो लेकिन अगर यहाँ चार्ज स्थिर है तो अकॉर्डिंग टू द जो अर्थ है तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या है, 0 है, इसलिए हम अप्लाई कर दे रहे हैं। तो अगर मैं कहूँ कि अगर दोनों किसी एक ट्रेन में बैठे हुए हैं या बस में बैठे हुए हैं, कौन, चार्ज, तो उन पर कूलम्ब लॉ लगेगा, सिंपल सी बात है। आ रहा समझ में नहीं आ रहा है? तो जो टीचर हैं उन्होंने बोला है कि इस पर नहीं लगेगा कूलम्ब का नियम, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग लगेगा। ठीक है, पहली चीज़ हो गया। दूसरी चीज़, फर्स्ट चीज़ उन्होंने ये बोली कि अगर दोनों मूव कर रहे हैं तो उन पर कूलम्ब लॉ नहीं लगेगा, लेकिन मैं कह रहा हूँ लगेगा। सेकेंड चीज़ उन्होंने बोली कि जो अगर एक चार्ज स्थिर है, एक चार्ज क्या है, स्थिर है, और दूसरा क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, तो उनका कहना है कि यहां पर लगेगा, यहां पे कूलम्ब लॉ लगेगा। लेकिन अगर हम कूलम्ब लॉ की फॉर्मूले की बात करें तो हाउ वी कैन अप्लाई दिस फॉर्मूला इन दिस सिचुएशन, Q1 Q2 कांस्टेंट है बट R इज इंक्रीजिंग, R इन इंक्रीजिंग, तो कौन सा R लेंगे, यहाँ वाला कि आफ्टर हाँ, लेकिन लॉ ये कह सकते हैं कि हाँ दूरी बढ़ने से F की वैल्यू क्या हो रही है, घट रही है, ये बोल सकता हूँ मैं। तो यहाँ पर ये है। अब यहाँ पर मैं ये कह सकता हूँ कि वैद्युत बल तो कार्य करेगा, भाई सिंपल सी बात है, वो अगर रिपेल कर रहा होगा जा रहा होगा, वरना अपनी ओर क्या कर रहा होगा, बुला रहा होगा। ठीक है, तो वैद्युत बल तो कार्य करेगा, और कूलम्ब लॉ भी वैलिड है। क्यों, अट्रैक्ट कर रहा है ना, तो कूलम्ब लॉ का जो लॉ है कि आर का मान घट रहा है, बढ़ रहा है, और Q1 Q2 है ना, तो वो तो इस पर एप्लीकेबल है। तो मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे भी क्या करेगा, वैद्युत बल कार्य करेगा। और अगर एक चार्ज ऐसे है और उसके चारों ओर एक चार्ज क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है, यहाँ पे Q1 है, यहाँ पे क्या है, Q2 है, तो यहाँ पे देखो R कांस्टेंट है, R इज नॉट चेंजिंग, वैल्यू ऑफ Q कांस्टेंट, तो यहाँ पे भी क्या है आपका कूलम्ब लॉ लगेगा। और आप लोगों ने इसको किया भी होगा, केमिस्ट्री में किया होगा, है ना, एटम वाले चैप्टर में मे बी। तो यहाँ पे हम लोग कूलम्ब लॉ लगा देते हैं। ठीक है, यहाँ पर फॉर्मूला हम अप्लाई नहीं कर सकते हैं, लेकिन कूलम्ब लॉ यहाँ पर लग सकता है। वैद्युत बल यहाँ पर कार्य कर रहा है, वैद्युत बल यहाँ भी कार्य कर रहा है, वैद्युत बल यहाँ भी कार्य कर रहा है, वैद्युत बल यहाँ भी कार्य कर रहा है, वैद्युत बल हर जगह कार्य कर रहा है, लेकिन यहाँ पे कूलम्ब लॉ भी क्या करेगा, कार्य करेगा। यहाँ पे हम कूलम्ब का नियम कह सकते हैं कि फॉर्मूला वी कैन नॉट अप्लाई है। आया समझ में नहीं आया? तो ये पॉइंट जो था सर ने बोला, जो भी हमारे फेमस टीचर हैं उन्होंने बोला है, तो मेरे अकॉर्डिंग वो थोड़ा सा मेरे अकॉर्डिंग गलत है, और यहाँ पर लगना चाहिए। अगर इनकी जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो क्या है, 0 है, तो यहाँ पर अप्लाई होगा कूलम्ब लॉ भी, और वैद्युत बल भी कार्य करेगा। क्लियर है? चलिए, तो ये हो गया, क्या हो गया, लिमिटेशन हो गया, लिमिटेशन ऑफ कूलम्ब लॉ हो गया। कर लीजिए, इसको कॉपी कर लें, और मैं चाहता हूँ कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इस वीडियो को, ताकि जो हमारे जो फेमस टीचर हैं वहाँ तक पहुँचे, ताकि अगर कुछ डिस्कशन यहाँ पे करना होगा तो शायद कुछ रिप्लाई मुझे मिल जाए इसका। ठीक है, तो आप लोग से इसे रिक्वेस्ट है, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, लाइक करें। ठीक है, अब नेक्स्ट हेडिंग वी विल डिस्कस डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट, दैट इज परावैद्युतांक। परावैद्युतांक हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्या डिस्कस करेंगे, परावैद्युतांक डिस्कस करेंगे, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, स्पेलिंग में भी मिस्टेक। ठीक है, अभी तक आप लोगों को सब समझ में आएगा मेरे ख्याल से। अब चलिए डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट की बात करते हैं। मैंने आप लोगों को निर्वात के लिए एक फॉर्मूला दिया, दैट वाज F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये था। और किसी माध्यम के लिए जो मैंने फॉर्मूला दिया था दैट वाज 1/4 एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, जहाँ एप्सिलॉन नॉट क्या था, निर्वात की वैद्युतशीलता था, और एप्सिलॉन जो है वो माध्यम की वैद्युतशीलता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर तो निर्वात है, यहाँ पर क्या हो रहा है, दो चार्ज हैं Q1 और Q2, Q1 और Q2, इनके बीच में हम लोगों ने क्या कर दिया, किसी मीडियम को डाल दिया, कोई माध्यम डाल दिया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, माध्यम की वैद्युतशीलता यानी परमिटिविटी ऑफ मीडियम, यहाँ पे क्या है, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, और ये क्या, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। तो यहाँ पर जो मीडियम है वो क्या करता है, यहाँ पर जो मीडियम डाल दिया गया है वो क्या करता है, वो अपने क्षेत्र के कारण, खुद के क्षेत्र के कारण इन दोनों के बीच की अट्रैक्शन को, इंट्रैक्शन को, यानी आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल को क्या कर देता है, डिक्रीज कर देता है। क्या करता है, डिक्रीज कर देता है। जो भी इनके बीच का जो, अगर हम माध्यम डाल रहे हैं, कोई भी माध्यम में रख रहे हैं, तो उनके बीच का जो इंट्रैक्शन फोर्स है वो क्या कर देगा, डिक्रीज कर देगा। यानी जो मीडियम है वो अपने एरिया को, अपने क्षेत्र को क्या करता है, अपने एरिया नहीं, अपने क्षेत्र को, ऐसा खुद का जो क्षेत्र होगा, वैद्युत क्षेत्र होगा, उसके कारण इन दोनों आवेशों के बीच का जो फोर्स है उसको क्या कर देगा, वो डिक्रीज कर देगा, कि इनके बीच का जो भी आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल है वो क्या जाए, डिक्रीज हो जाए। तो ये मीडियम जो क्या करता है, यही करता है। ठीक है, चलिए अगर हम एप्सिलॉन की बात करें तो एप्सिलॉन होता है एप्सिलॉन नॉट के, कैपिटल के। एप्सिलॉन इज इक्वल टू क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट के। तो यही फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसको हम एफ नॉट बोल दे रहे हैं और इसको हम एफ एम बोल दे रहे हैं। ठीक है, क्लियर है। तो इसको यहाँ पे रखिए, तो एफ एम हो जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट के, एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अगर इसको हम डिवाइड करें तो आपका हो जाएगा एफ एम अपॉन एफ नॉट, एफ एम अपॉन एफ नॉट। तो एफ एम को ऊपर रखो तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट, इसको ऐसा करते हैं, इसको ऊपर कर देते हैं, एफ नॉट अपॉन एफ एम कर देते हैं। तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर बटे में 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पे कैपिटल के ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल, Q1 Q2 कैंसिल, Q1 Q2 आर स्क्वायर कैंसिल। तो क्या आ रहा है, एफ नॉट अपॉन एफ एम इक्वल टू के, ऊपर जाएगा तो ये क्या हो गया, यानी जो कैपिटल के है, कैपिटल के है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, परावैद्युतांक बोलते हैं। ठीक है, इसी के को हम लोग लिख सकते हैं, इसी के को हम लोग एप्सिलॉन नॉट आर, यानी माध्यम की या सापेक्ष वैद्युतशीलता, चाहे परावैद्युतांक बोलिए चाहे सापेक्ष वैद्युतशीलता बोल दो, यानी रिलेटिव परमिटिविटी क्या बोलते हैं, क्या बोल सकते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी। क्लियर है। तो यानी अगर कोई पूछे कि सापेक्ष वैद्युतशीलता क्या होता है या फिर परावैद्युतांक क्या होता है, तो आपका एक ही आंसर रहेगा कि एफ नॉट अपॉन एफ एम, एफ नॉट अपॉन एफ एम। निर्वात में लगने वाले वैद्युत बल, निर्वात में लगने वाले वैद्युत बल और माध्यम में लगने वाले वैद्युत बल के बीच के अनुपात को हम लोग क्या बोलेंगे, के बोलेंगे। और एक आपका थ्योरी यहाँ से बन सकता है, यहाँ से अगर हम उठाएं कि एफ साइलन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट के, तो के इज इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारा एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी द रेशियो ऑफ
the relation of permittivity of medium upon permittivity of वैक्यूम, ठीक है, विल इक्वल टू के, यानी वो क्या कहलाएगा आपका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहलाएगा। डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होगा, या फिर सापेक्ष वैद्युतशीलता क्या होगा, एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट के अनुपात को हम लोग क्या बोलेंगे, सापेक्ष वैद्युतशीलता करेंगे, ठीक है। क्लियर है। इसमें कुछ पूछते हैं, इसी केक को हम लोग क्या बोलते हैं, परावैद्युतांक बोलते हैं। और जब भी आवेशों के बीच में कोई भी मीडियम डाला जाता है या फिर आवेशों को किसी मीडियम में ले जाया जाता है तो क्या होता है, उनके बीच की जो इंट्रैक्शन फोर्स होती है वो क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है। क्लियर है, नोट डाउन कर लें। फिर इसमें एक चीज़ और बताते हैं। क्लियर है, हटा दूँ उसको। चलिए, अगर हम बात करें फोर्स, एक पॉइंट, जो वैद्युत बल है आपका, जो इलेक्ट्रिक फोर्स है यानी एफ, वो इस क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है, यानी इनवर्स लॉ को फॉलो करता है। किसको फॉलो करता है, इनवर्स लॉ को। क्या करता है, इनवर्स लॉ को फॉलो करता है, ठीक है। अब यहां पर मैं अगर इसका ग्राफ बनाऊं एफ और आर के बीच में, यानी आर की वैल्यू बढ़ने पर एफ की वैल्यू क्या होगी, कम होगी, तो इसका जो ग्राफ आएगा कुछ इस टाइप का आएगा। आर की वैल्यू बढ़ने पर एफ की वैल्यू क्या हो रही है, घट रही है। यानी हम जब चार्ज को दूर लेकर जाएंगे, तो उनके बीच का जो इंट्रैक्शन है, इंट्रैक्शन फोर्स है या फिर आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल है, वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, घट जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ पर अगर हम एक फॉर्मूला बनाना चाहें, फॉर एग्जांपल कि जो डिस्टेंस है वो n गुना इंक्रीज कर दी, n गुना मतलब कभी 2 गुना इंक्रीज कर दिया, कभी 3 गुना इंक्रीज कर दिया, कभी 4 गुना इंक्रीज कर दिया, ठीक है, इंक्रीज कर दिया या डिक्रीज कर दिया, तो उस पोजीशन में आप डायरेक्टली क्वेश्चंस कैसे लगाएं उसको हम लोग देख सकते हैं। मान लो फॉर एग्जांपल एफ नॉट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, या F1 कर लो Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। क्लियर है। और यहाँ पे R1 कितना है, R है, ठीक है। अगर हम यहाँ R2 की बात करें तो मैं NR कर दे रहा हूँ। क्या कर दे रहा हूँ, R2 NR। N क्या है, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, जो भी कर दिया वो कर दिया, ठीक है। अब F2 कितना हो जाएगा तुम्हारा, F2 हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा, अब R स्क्वायर के स्थान पे कर दूंगा मैं N इंटू आर स्क्वायर। इसमें कोई प्रॉब्लम है किसी को, तो F2 इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा N स्क्वायर आर स्क्वायर। क्लियर है। मैंने कुछ नहीं किया, R2 के स्थान पर, R के स्थान पर NR रख दिया है, तो स्क्वायरिंग करेंगे क्या हो जाएगा, N2 स्क्वायर हो जाएगा और क्या हो जाएगा, R2 स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है। अब इसकी F2 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, यानी F2 बाई क्या कर देंगे, F1 कर देंगे। क्या कर देंगे, F2 बाई F1 कर देंगे, ठीक है। तो डिवाइड करें, वन अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और आपका Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर गया, Q1 Q2 गया, 1/1 गया, तो क्या आ रहा है आपका F2 बटा F1 इज इक्वल टू, N जो है आपका नीचे आएगा, यानी 1/n स्क्वायर, यानी F2 विल बी F1 अपॉन
एन स्क्वायर। यानी अगर हम 2 गुना क्या कर दें, इंक्रीज कर दें, क्या कर दें, 2 गुना इंक्रीज कर दें, लेट है ना, एन कर क्या कर दें, 2 गुना, दूरी क्या कर दी मैंने, 20 की दूरी क्या कर दी, 2 गुना इंक्रीज कर दी, 2 टाइम्स क्या कर दिया मैंने, इंक्रीज कर दिया, तो F2 कितना हो जाएगा, जो F का हो जाएगा 2 का स्क्वायर कर दो, यानी 1/4 हो जाएगा। यानी कितना घट जाएगा, 1/4 हो जाएगा। पहले का जो फोर्स है वो क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। क्लियर है, कुछ पूछना है। इसी प्रकार अगर आप कैलकुलेट करोगे तो आपका जो अगर डिक्रीज कर दें तो F2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर F1। यानी अगर हम यहाँ पर डिक्रीज कर दें, 2 टाइम्स क्या कर दें, डिक्रीज कर दें, तो फोर्स क्या हो जाएगा, इंक्रीज कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स। आ रहा है समझ में, नहीं आ रहा है। मान लो एन स्क्वायर टू कितना हो गया, 2 टाइम्स डिक्रीज कर रहे हैं, आर क्या कर रहे हैं, 2 टाइम्स क्या कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं। तो आर को 2 टाइम डिक्रीज करने पर एन कितना हो जाएगा, 2 जाएगा। तो एन के स्थान पर क्या करो, 2 रख दो, तो कितना जाएगा, 4F1। यानी जो फोर्स है वो क्या हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और यहाँ पर क्या हुआ, जब मैंने आर क्या किया, 2 टाइम्स क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया, 2 टाइम्स इंक्रीज कर दिया, तब क्या हो जाएगा, फोर्स क्या हो जाएगा, घट गया। कितना हो गया, पहले का 1/4 हो गया, चौथाई हिस्सा रह गया। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो आप विद हेल्प दिस फॉर्मूला आप कर सकते हो। बस ध्यान रखना, क्या ध्यान रखना है, फोर्स रेडियस करें, 20 की डिस्टेंस डिक्रीज होगी तो फोर्स क्या होगा, बढ़ेगा। तो एन स्क्वायर से फोर्स को मल्टीप्लाई कर देना, और अगर हम इंक्रीज कर रहे हैं तो एन स्क्वायर से डिवाइड कर देना, बस खत्म कहानी। जहाँ एन क्या है, कितने गुना हमने बढ़ाया, कितने गुना हमने घटाया। क्लियर है, कर लो इसको फटाफट। समझ में आ रहा है, चलिए। तो ये हो गया आपका लिमिटेशन, हो गया परावर्तनांक, हो गया, ये मैंने बता दिया। अब हाँ, वेक्टर फॉर्म, क्या चीज़, वेक्टर फॉर्म, विच इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यूपी बोर्ड, अभी बोर्ड एग्जाम, यूपी बोर्ड नहीं, बोर्ड एग्जाम्स एंड ऑल्सो फॉर नीट। तो वेक्टर फॉर्म कूलॉम के नियम का सदस्य स्वरूप, कूलॉम के नियम का सदिश स्वरूप, ठीक है। वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ, ठीक है। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो कूलम्स लॉ, इफ देयर आर 2 चार्जेस Q1 एंड Q2, ठीक है, एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज ए स्मॉल r, ठीक है। तो यहाँ पर Q1 पर Q2 फोर्स लगा रहा होगा, रिपेल कर रहा होगा, और Q2 पर Q1 फोर्स लगा रहा होगा। और मैंने आपको बताया जो फोर्स है उनको मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करता है। तो ये इस पर इधर फोर्स लगाएगा और ये इस पर इधर फोर्स लगाएगा। इस पर फोर्स लगेंगे, हम लोग 1 2 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 1 2। 1 2 का मतलब 1 पर 2 के कारण, आवेश 1 पर 2 के कारण। और यहाँ कितना हो जाएगा तुम्हारा, F21, ठीक है। तो इसी को हम लोग कूलम्स लॉ को हमको वेक्टर फॉर्म में लिखना है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, F12 कूलम्स लॉ आप लोगों को याद हो गया होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, ठीक है। R स्क्वायर के स्थान पे आप R12 लिख लें, वेक्टर R12 स्क्वायर, वेक्टर R12 स्क्वायर, यहाँ पर जो हो वही लिख लीजिए। वैसे हम लोग क्या चीज़, 1 2 है, 1 2 है, हम लोग क्या, ये कहाँ से लग रहा है फोर्स, इधर से इधर लग रहा है। तो लास्ट और फाइनल माइनस
इनिशियल वाला कॉन्सेप्ट। तो 1 2 क्लियर है। अब आप लोगों ने क्लास 11th में एक पढ़ा होगा यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर हमें किसी भी सदिश की जो डायरेक्शन है उसके बारे में बताता है। वो क्या होता है, ए कैप इज इक्वल टू, आप लोगों ने क्लास 11 में ये पढ़ा होगा, और ए कैप क्या बताता है आप लोगों को, डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। क्लियर है। तो यहाँ पर हम लोग इसी की बात करेंगे। यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे, R12 कैप, R12 कैप यानी 1 पर 2 के कारण जो फोर्स है वो ये डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन को ये शो कर रहा है R12 कैप। क्लियर है। तो F क्लियर है। इसको इस फॉर्मूले से आप ओपन करें तो क्या हो जाएगा तुम्हारा R12 वेक्टर अपॉन R12 मॉड, इसको हम और कैलकुलेट करेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 अपॉन, ये हो जाएगा तुम्हारा, यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे जाएगा R12 क्यूब इंटू R12 वेक्टर। तो एक फॉर्म तो ये हो गया, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, और इसको अगर ओपन करके लिखना चाहें तो ओपन करके भी लिख सकते हैं। किसको, R12 को Q1 Q2, R12 को हम लिखेंगे R1 माइनस R2 वेक्टर, और अपॉन में R1 माइनस R2 की मॉड की क्यूब। क्लियर है। तो ये आपका ये फॉर्मूला हो गया। R1 माइनस R2 क्या, आप R1 माइनस R2 भी कर सकते हो और R2 माइनस R1 भी कर सकते हो, क्योंकि डिस्टेंस तो सेम ही है ना, डिस्टेंस चेंज नहीं हो जाएगा, बस लिखने के बस एक क्या है तरीका है। तो आप अगर R1 माइनस R2 क्या, अंतिम माइनस प्रारंभिक, अंतिम माइनस प्रारंभिक, इधर से हम चल रहे हैं तो अंतिम पॉइंट ये हुआ, प्रारंभिक पॉइंट ये हुआ, इस पर फोर्स लगाने कौन लगा रहा है, ये लगा रहा है ना, तो ऐसे आ रहा है ना फोर्स, तो लास्ट पॉइंट ये हो गया, ये हो गया, तो अंतिम माइनस प्रारंभिक, तो R1 माइनस R2। इसी प्रकार F21 को वी कैन राइट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 R21 अपॉन R21 क्यूब। बोलिए आया समझ में कि नहीं आया। तो ये क्या आपका वेक्टर फॉर्म है, किसका, कूलॉम के नियम का, कूलम्स लॉ का क्या है, ये वेक्टर फॉर्म है जो कि इम्पॉर्टेंट है। तो आप लोग इसको नोट कर लें, बोर्ड एग्ज़ाम के लिए भी और नीट एग्ज़ाम के लिए भी इट इज़ इम्पॉर्टेंट। ठीक है, तो फटाफट नोट करें आप लोग। हटा दूँ, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस करते हैं। पहला क्वेश्चन करते हैं, Q इज इक्वल टू एन ई पर। ठीक है, क्या चीज़, Q इज इक्वल टू एन ई पर। अगर मैं बात करूं कि किसी पे जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो कितने हैं, मान लो कुछ भी है आपका 2 है, तो हमसे पूछ रहा है कि उस पर जो चार्ज होगा उसकी वैल्यू क्या होगी। तो Q इज इक्वल टू एन ई, क्या हो जाएगा, Q इज इक्वल टू एन ई हो जाएगा। तो n इंटू एन कितना है, 2, और E की वैल्यू कितना है, 1.6 10 की पावर माइनस 19 कूलम, तो कितना हो जाएगा, 3.2 10 की पावर माइनस 19 कूलम। एक सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है, और कुछ नहीं है। क्लियर है। इसमें कुछ पूछना है, इट इज़ वेरी इजी। ठीक है, आप क्वेश्चन बहुत से 7 और 14 में पर आवेश कितना होगा, नाभिक में कितना आवेश होगा, ठीक है, अल्फा कण, किसी से अल्फा कण निकल रहा है, तो इस टाइप क्वेश्चन बनते हैं, तो उसको हम लोग डिस्कस नहीं कर रहे हैं हम लोग कभी।
इसके बाद जो चैप्टर कह रहे हैं, इसके बाद मैं जो यूपी बोर्ड में आए हुए न्यूमेरिकल्स हैं किससे, Q इक्वल टू एनी और कूलम्स लॉ पर, उसको मैं डिस्कस करूँगा। ठीक है, तो फिलहाल के लिए मैंने एक क्वेश्चन डिस्कस कर लिया। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इस पर और भी अदर जो टाइप के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आए होंगे उसको हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन क्या करते हैं, कूलाम के नियम पे कर लेते हैं। मान लो देयर इज Q1 इज इक्वल टू 3 माइक्रो कूलम, या फिर इसको ऐसा करते हैं कि 2 प्रोटॉन चार सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है, तो इनके बीच वैद्युत बल की गणना कीजिए। ठीक है, 2 प्रोटॉन है, क्या है, 2 प्रोटॉन है, एक दूसरे से कितनी दूरी पे है, 4 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो इनके बीच में क्या करना है, वैद्युत बल कैलकुलेट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोटॉन है, तो Q1 और Q2 की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। कितनी होगी, 1.6 10 की पावर माइनस 19 कूलाम। ये तो आपको पता ही होगा कि प्रोटॉन पर कितना आवेश होता है, प्रोटॉन पर कितना आवेश होता है, 1.6 10 की पावर माइनस 19 कूलाम के बराबर चार्ज होता है, जो कि इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर है। ठीक है, अगर इनके बीच की दूरी बात करें तो R दिया हुआ 4 सेंटीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 4 × 10 की पावर 2 मीटर। ठीक है, तो वैद्युत बल का फॉर्मूला लगा दीजिए, जो कि कूलाम से नियम से हम लोगों को प्राप्त हुआ है। F इक्वल टू कितना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, अगर क्वेश्चंस में ज़्यादा डिस्कस करूंगा तो वीडियो बहुत ही बड़ी हो जाएगी, इसलिए मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। एक एक क्वेश्चन में डिस्कस कर रहा हूँ, जो अच्छे क्वेश्चन है वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूंगा मैं। वैल्यू ऑफ Q1 1.6 10 की पावर माइनस 19 और Q2 कितना है, 1.6 10 की पावर माइनस 19 अपॉन में R स्क्वायर, द वैल्यू ऑफ R कितनी है, 4 × 10 की पावर माइनस 2 उसका स्क्वायर। टू टाइम्स लिख लीजिए आप लोग उसको, -4 में कर ले रहा हूँ। ऐसे करता हूँ 4 × 4 कर ले रहा हूँ, पावर कर दे रहा हूँ, 4 × 4 स्क्वायरिंग है तो 4 × 4 इंटू इसका स्क्वायर करेंगे पावर का, तो 10 की पावर कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा, 0.4। ठीक है, तो हो जाएगा तुम्हारा 9 × 4 4 16। ठीक है, और आफ्टर 2 पॉइंट डेसिमल रहेगा और 10 की पावर 9 इधर हो जाएगा तुम्हारा, और ये हो जाएगा 38, इसको ऊपर बुला लो, 10 की पावर +4, 16 144 मेगा, 1.44, 10 की पावर, यहाँ पे 9 4 कितना जाएगा, 9 4 13 और 38 5 2। ठीक है, आई थिंक 25 न्यूटन। ये क्या हो गया आपका दोनों के बीच कार्य करने वाला जो भी प्रतिकर्षण बल है। ठीक है भाई, दोनों सेम चार्ज हैं तो प्रतिकर्षण एक दूसरे का करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। ठीक है, तो इस टाइप क्वेश्चन आते हैं, कभी कभी R पूछ लेगा, अभी F पूछ रहा है, R पूछ लेगा, बहुत से क्वेश्चंस हैं। इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। क्यों अभी डिस्कस क्वेश्चंस करना स्टार्ट करूँगा तो मेरे ख्याल से 2 घंटे का लेक्चर हो जाएगा, और ऑलरेडी 1 घंटे का लेक्चर हो चुका है। ठीक है, तो जल्दी से मैं अध्यारोपण का सिद्धांत, जो मैंने लास्ट हेडिंग बोली थी, उसको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, चलिए, अध्यारोपण का सिद्धांत। अध्यारोपण का सिद्धांत क्या होता है कि कोई सिस्टम में बहुत ढेर सारे चार्ज हैं, एक Q1 है, एक Q2 है, यहीं पे Q3 है, यहाँ Q4 है, बहुत ढेर सारे हैं, मुझे भी नहीं पता, Qn भी मैं कर दे रहा हूँ। ठीक है,
यहाँ पर एक कोई सिस्टम है, सिस्टम में बहुत ढेर सारे क्या है, आवेश हैं। तो इस यहाँ पर तो किसी एक पर बल निकालना है। क्या निकालना है? पूरे सिस्टम के कारण इस Q1 पर जो हमें निकालना है बल, उसको हम लोग कैसे निकालेंगे? इनके बीच की कोई डिस्टेंस होगी, इनके बीच का डिस्टेंस होगा, इनके बीच का कुछ होगा, इनके बीच का कुछ होगा डिस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे तो सिद्धांत क्या कहता है, अध्यारोपण सिद्धांत कहता है कि अगर बहुत ढेर सारे चार्ज या कई चार्ज किसी स्थान पर रखे हुए हैं तो किसी एक आवेश पर सभी के कारण जो बल होगा वो अलग अलग उस पर, जिस पर हम निकालना चाहते हैं, उस पर लगने वाले बलों के सदिश योग के बराबर होगा। क्या होगा? सदिश योग के बराबर होगा, ठीक है। यानी वी कैन से दैट F इज इक्वल टू हो जाएगा F1 वैक्टर प्लस F2 वैक्टर प्लस F3 वैक्टर डॉट डॉट Fn वैक्टर। वैल्यू रखो F सबकी, तो हो जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे, इसकी पूरी R12 ले लूँ मैं, R12 क्यूब इंटू R12 वैक्टर, ठीक है। यहाँ भी कर लूँगा मैं 1/4 एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे Q1 Q3 अपॉन R13 क्यूब R, जो भी मैंने वेक्टर फॉर्म बताया था मैंने, उसी को ही बस लिखना है और कुछ नहीं करना है। यहाँ पे 1/4 एप्सिलॉन नॉट कॉमन जा रहा है, तो ब्रैकेट में बचेगा Q1 Q2 अपॉन R12 क्यूब इंटू R12 प्लस Q1 Q3 अपॉन R13 क्यूब इंटू R13 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। अप टू n तक चला गया है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं अध्यारोपण का सिद्धांत बोलते हैं। क्लियर है? कुछ पूछना है इसके अंदर? यानी किसी एक आवेश पर सभी के कारण जो बल होगा वो एक एक कर लगने वाले बलों के सदिश योग के बराबर होगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं। आई होप आप लोगों को जो आज का लेक्चर है वो आप लोगों को काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने काफ़ी कोशिश भी की है कि आप लोगों को अच्छे समझ में आए। इजी से इजी करने की मैंने कोशिश की है। मैं कोशिश करूँगा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उस लेक्चर में जो भी कूलाम के नियम से रिलेटेड जो यूपी बोर्ड या फिर नीट के जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसको नेक्स्ट क्लास में मैं डिस्कस करूँगा। और जो भी थ्योरी है अगर पॉसिबल हुआ, ठीक है, डिपेंड करेगा कि कितने न्यूमेरिकल्स मैं डिस्कस कर रहा हूँ। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे जो कि इम्पॉर्टेंट होंगे किसके लिए? बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, या फिर आप कह सकते हो उसमें अनसॉल्व के क्वेश्चन हो सकते हैं। क्लियर है? तो आप लोग एक काम जरूर करें, क्या चाहिए? सब्सक्रिप्शन, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहें ताकि चैनल चलता रहे और मैं मोटिवेट होता रहूँ और आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे वीडियो बनाते रहूँ, मैं ब्रेक ना करूँ, ठीक है। मैं कुछ प्रॉमिस नहीं करूँगा कि मैं प्रॉमिस निभा नहीं पा रहा हूँ, इसलिए मैं कोशिश करूँगा कि कंटिन्यू वीडियो डालता रहूँ। कुछ प्रॉब्लम्स थी जो भी है नहीं डिस्कस करना चाहता मैं, बस मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोग वीडियो को अगर अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है। थैंक यू फॉर टुडे।